इसलिए आपको ना चलो, आज हमारा ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 6 है। टॉपिक्स आपको पता ही है। रिसोर्सेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे लैंड रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, फॉरेस्ट रिसोर्स हो, है ना। एक एक करके हम करेंगे। आज वाटर रिसोर्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। लगभग हर साल ये अल्टरनेट आ ही जाता है वाटर रिसोर्स से, चाहे सरफेस वाटर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे फ्रेश वाटर हो। किसी ना किसी तरीके से वाटर रिसोर्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगेन वही कॉमन टर्म्स, कुछ केस स्टडी, कुछ डेटा हम कर लेंगे आज प्रैक्टिस। तो वाटर रिसोर्स से फिर क्वेश्चन आएगा, तुम कंफर्टेबल रहोगे। पर्पस यही है, हर क्लास के बाद उस टॉपिक में तुम्हें कंफर्टेबल कर दो। तो उससे फिर क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे पास एक अच्छा डेटा हो, अच्छा स्ट्रक्चरिंग हो। ठीक है, फिर बायोज्योग्राफी, सोयल बायोम से होलिस्टिक फ्लड्स, सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे confronted with the crisis of availability and of and access to fresh water resources? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 10 मार्कर, 150 वर्ड्स, 7 मिनट स्टार्ट। क्वेश्चन की डिमांड दोनों पार्ट्स मीट करने, ध्यान से। ये हैबिट डालनी है रोज लिखने वाली, बस लिखना है रोज बैठ के, अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट डे से और आज में भी आप में काफी इंप्रूवमेंट होगी। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तुम्हारी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। बस कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। एक पेन देना, ग्रीन या कुछ पेन, नॉर्मल पेन। अच्छा, मेरे रूम में होगा, ग्रीन दे दो, मेरे रूम से ग्रीन ग्रीन होगा मेरे रूम में।
रूम पे बैठ खुला ही छोड़ा है ना। हम्म। चलो भाई, टाइम ओवर। अगेन क्वेश्चन वाज सिंपल बट आई होप दोनों पार्ट एड्रेस किए होंगे, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ना। दोनों को सेपरेट करना था, एड्रेस एक साथ नहीं करना था। तभी तो आप नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा जनरेट कर पाते इसमें। देखो पहले तो आप अगेन बताओगे है ना, वाटर क्राइसिस कैसे है, कुछ डेटा से या कोई रिपोर्ट से। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा वाटर क्राइसिस के बारे में। फिर रीजंस बताओगे अवेलेबिलिटी के पीछे कि अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है। पहले अवेलेबिलिटी डिस्कस करना है और फिर एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें भी दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अवेलेबिलिटी में ये आपने लिख दिए होंगे सारे कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये सारी बातें ठीक है, पर यहाँ पे साथ साथ एग्जांपल देके चलना, यहाँ पे डेटा दे देना कितना पॉपुलेशन हुई है और क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्बनाइजेशन में, कैसे अनप्लैंड अर्बनाइजेशन और कैसे जो जीरो डे आ रहा था वाटर है ना अलग अलग सिटीज का। तो यहाँ पे केप टाउन और मैक्सिको सिटी, इनके एग्जाम्पल होने चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट, क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर मेल्टिंग वो सब, क्लाइमेट चेंज का एक एंगल होगा। फोर्थ एंगल आएगा पोल्यूशन का। और पोल्यूशन में फिर दो में डिवाइड कर देना इसको, बस ये स्ट्रक्चरिंग देखो, ये सब में यही लग जाएगी आपकी। तो पोल्यूशन को दो में डिवाइड करना, एग्रीकल्चर रन ऑफ के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है और इंडस्ट्री के कारण। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल देना है कौन कौन सी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सब्सटेंशिएशन की वैल्यू होगी जितना सब्सटेंशिएट करोगे। स्ट्रक्चर सिंपल ही है। फिफ्थ आप यूज करोगे वर्ड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वाटर का। इसको फिर फर्दर तीन में डिवाइड करना है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एक तो, ये वर्ड्स आने चाहिए, मेन बात वो है ना। ओवर सब ओवर एक्सप्लॉइटेशन लिख देंगे। तो ग्राउंड वाटर में फिर एग्जांपल इसको दोगे आप, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का। यहाँ पे आंसर डिफरेंशिएट होगा। फिर आप दोगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन किसका, सरफेस वाटर का। यहाँ पे एग्जांपल किसका दोगे, अरल सी का। भाई यूपीएससी ने पूछा था ना श्रिंकिंग हो रही है अरल सी, वहीं से डाल दो प्री के नॉलेज से ही, उनको भी रिलेट होगा सारी चीजें। ऐसे में बस ये स्ट्रक्चर दिमाग में होगा तो फिर सारा वाटर का क्वेश्चन हो जाएगा दिमाग में। थर्ड आप डाल दोगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एग्रीकल्चर में भी, और फोर्थ डाल देना इंडस्ट्री में भी। अब एग्रीकल्चर में किसका एग्जांपल डालोगे, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, वाटर एक्सपोर्टिंग क्रॉप्स, वर्ड डालो सीधे सीधे, ठीक है। इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, इन सबके डाल दो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसे डालने एग्जाम्पल। तब जाके वो एक हायर लेवल पे तुम लोग आ रहे हो। और मैप बना दिया तो और अच्छी बात है, इन्हीं को कंबाइन करके बस। मैप में यही होगा भाई, इन इन जगह पे सरफेस वाटर डिप्लीट हो रहा है, इंडो गैंजेटिक वर्ल्ड का बना दिया जो मैंने एग्जांपल दिए हैं। इन इन जगह पे अर्बनाइजेशन के कारण हो रहा है, इन इन जगह पे एग्रीकल्चर के कारण हो रहा है, इन इन जगह पे पॉपुलेशन के कारण हो रहा है। जो रीजन बताया उन्हीं को मैप में डालना है बस। और क्या, मैप अलग से थोड़ी बनाई हुई मैप, कुछ भी अलग से कोई ऊपर से नहीं आएगा कुछ, सब ये पढ़ा है ये लिख, बस कौन कैसे प्रेजेंट कर रहा है। ये सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, प्रेजेंटेशन। जो आता है उसको प्रेजेंट करना सीख जाओ बस तुम। प्रेजेंटेशन कर लो, कीवर्ड्स डाल दो, अपने आप मतलब टॉप में आएंगे नंबर अच्छे। बस ये दो काम है, कंटेंट उतना भी काफी है। कंटेंट एनहेंस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और नंबर ज्यादा आते हैं। टाइम टू बेनिफिट रेशियो बहुत ज्यादा है इसमें। इसलिए मैं तुम देखते हो कंटेंट पे ज्यादा नहीं देखता तुम्हारा, मैं वो तो तुम मॉडल आंसर देख लो कंटेंट तो। जब भी मैं तुम्हारी कॉपी करता हूँ या रिव्यू देता हूँ तो मैं प्रेजेंटेशन पे रिव्यू देता हूँ ज्यादा मैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी तो मार्क्स जल्दी जल्दी बढ़ेंगे बहुत ज्यादा, एग्जामिनर को भी फटाफट होएगा। कंटेंट कर लोगे पढ़ के, मॉडल आंसर दे रखा है मैंने, सारा कंटेंट दे रखा है, ये सारा मैंने दे रखा है। बात है कि दिमाग में स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन क्या तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम, वो करना है। कंटेंट घर जाके मॉडल आंसर पढ़ लो, हो जाएगा। कंटेंट यहाँ पे करो दिमाग प्रेजेंटेशन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर सर एक वही होता है क्वेश्चन ना, एक था। मेहनत और एक स्मार्ट वर्क, ये फर्क आ जाता है बस। स्मार्ट वर्क करके नंबर बढ़ाने हैं, मेहनत तो फिर करते जाओगे नहीं है। इसलिए कई बार कोई लोग कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर ले आते हैं, सिलेक्शन आता है, वही रीजन होता है उसके पीछे। नेक्स्ट इज, और ये बहुत अच्छी अप्रोच है, मेरे को इस प्रोसेस से और रियलाइज हो रहा है कि तुम कितना और स्ट्रांग हो रहे हो। अब मैं खुद इतना अच्छा फील कर रहा हूँ इसमें कि भाई हाँ ठीक है, बच्चों को हम सही गाइड कर रहे हैं। और वो कई बच्चों के फीडबैक भी आए हैं कि उनको सही में फर्क पड़ रहा है इस चीज से, और ये ठीक है अप्रोच। क्योंकि आप खुद देखो, आप चार पांच क्वेश्चन वोटर पे लिख लेंगे, फिर वोटर का कुछ बचेगा नहीं। पहले मॉडल आंसर में मैंने कितने कीवर्ड बता दिए तुम्हें, सात आठ, अब वो कहीं भी यूज कर लेना, हो जाएगा काम खत्म, बस इतना सिंपल अप्रोच है। पर अभी तक कोई बताने वाला नहीं था हमें भी, और अब जो हम भी तैयारी करते थे बस पढ़ते जाते थे वो कभी दिमाग में आती नहीं थी चीजें।
ठीक है, ये चीज अपन सीख गई, बस डेली करना है अपने को इसको। फिर लास्ट में फुल लेंथ लिखवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, चलो। सेकंड, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। बस वर्ड को समझो क्या पूछ रहा है और क्या डिमांड है, डिमांड फुलफिल करनी है। 15 मार्क, 250 वर्ड्स।
दो क्वेश्चन तो हो गए हैं प्रेरणा, आप अब आए हो, टाइम पे आना चाहिए। सॉरी सर। चलो भाई, टाइम हो। ओके ओके, अच्छा एक पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट डिस्कस करना भूल गया था मैं, है ना। अवेलेबिलिटी के मैंने सारे बता दिए थे पैरामीटर तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो एक्सेसिबिलिटी के अलग से बताने थे। भाई कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पे नहीं है। रिजर्वॉयर टू टैप, मतलब जहां से आपका पानी स्टोर है वहां से लेके टैप तक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी वो एक्सेसिबिलिटी आएगी। ये वाला वर्ड यूज करना है, रिजर्वायर टू टैप, ये कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे। मिसमैनेजमेंट हो जाती है कई बार। सफाई, मतलब पानी तो है पर वो गंदा है, सफाई क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करोगे ऐसे पानी का। तो अब वर्ड कैच करने एक्सेसिबिलिटी वाले, अवेलेबल तो है पर वो काम का ही नहीं है, फिर क्या फायदा, एक्सेसिबल नहीं है। और है तो कई सेक्शन को अवेलेबल है, कई सेक्शन को नहीं है, तो वो आएगा डिस्पैरिटीज में। ठीक है ना। जैसे मान लो डिस्पैरिटी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अमीर को अवेलेबल है गरीब को अवेलेबल नहीं है। जेंडर डिस्पैरिटी, वुमेन को काफी मेहनत करनी पड़ती है पानी के, तो ये बतानी है आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर। फिर पॉलिटिकल एंड सोशल कन्फ्लिक्ट्स, कई बार डिजास्टर होता है कई जगह, वहां पे नहीं एक्सेसिबल हो पाता पानी। तो ये रीजन थे आपके एक्सेसिबिलिटी के, दोनों पार्ट एड्रेस करने थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये मैं बताना भूल गया था। फिर लास्ट में कंक्लूजन। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस। तो ये आप बताओगे क्या वाटर स्ट्रेस है, इंडिया का क्या स्टेटस है, कितनी सिटीज में वाटर स्ट्रेस चल रहा है, ये सारी चीजें, है ना। तो वाटर स्ट्रेस के हिसाब से उस टाइम में क्वेश्चन आया था। पर आप लेटेस्ट डाटा डाल के कौन कौन सी सिटी है जो, एक ही आता है ना डे जीरो सिनेरियो जहाँ पे आ सकता है ना। डे जीरो सिनेरियो बेसिकली होता है जहाँ पे म्युनिसिपल वाटर वो खत्म हो गया सारा। तो उस तरीके के सिनेरियो किन सिटीज में, तो ये बेसिक आप स्टार्टिंग में बताओगे वाटर स्ट्रेस की क्या सिचुएशन है इंडिया के अंदर। वो मैंने डेटा एग्जांपल दे रखा है। अब ये मेन पार्ट था कि रीजनल डिफरेंस बताना है आपको, अलग अलग जगह पे क्या क्या रीजनल डिफरेंस है। तो ये मैप एक मैंने खुद ही बनाया अपने हाथ से, ऐसे आप मैप बना सकते हो कि भाई राजस्थान में है, क्या उसके रीजन्स है, पंजाब हरियाणा में है, क्या उसके रीजन्स है, बुंदेलखंड में है, क्या उसके रीजन्स है, महाराष्ट्र मराठवाड़ा में है, उसके क्या रीजन है, तमिलनाडु में उसके क्या रीजन है, ये मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखे हैं। और इसमें आप देखोगे ना, मैंने बहुत सारी ज्योग्राफिकल टर्म्स डाली हैं, वो आपको आंसर में आनी चाहिए, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शन लिखो तब भी और जीएस वन के अंदर भी। अब देखो आप, नदर्न स्टेट्स में अभी बताइए तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे क्या रीजन है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट ऐसा है, और पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सारे टर्म्स जो है ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, ज्योग्राफी का सिलेबस उठाना आप ऑप्शनल का, उनमें ये यूनिट मिलेंगे आपको, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, वो ये टर्म यूज किए मैंने। फिर इसका क्या कंसिक्वेंस पड़ेगा उसके ऊपर, वो कॉन्सिक्वेंस लिखो आप। एरिया खत्म, एक अलग अलग एरिया में बताओगे आप। दूसरा आप देखो वेस्टर्न इंडिया में, तो यहाँ पे भी क्लाइमेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ वो। फिर आप देखो सदर्न इंडिया में, फिर यहाँ पे वर्ड आएगा मॉनसून डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये सारे वर्ड क्या है अपने ज्योग्राफी वाले टर्म है। तो आपने और डायमेंशन डाल दी कई साउथ सदर्न स्टेट, फिर एग्जांपल डाल देना कावेरी वाला आगे देखो। तो आपने कैसे लिंक किया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को भी और मॉनसून को भी। ऊपर क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, ये सारे ज्योग्राफी के वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को इंटरप्ले करना है आपको बस। फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। फिर ईस्टर्न इंडिया में आ जाओ आप, फ्लडिंग, पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ऊपर हमने किए थे वर्ड, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, वही सारे वर्ड आएंगे। ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट में दिखा दो अलग से, हाई रेनफॉल होता है पर वहां की टोपोग्राफी ऐसी है, हाई परमिएबिलिटी है मेघालय में, ठीक है ना, सारा पानी निकल जाता है। बस हो गया, वही टोपोग्राफी वर्ड आ गया। फिर डिफोरेस्टेशन काफी हो रहा है, ठीक है, ये रीजन आगे आपके वाटर स्ट्रेस के इंडिया में। आपने जनरल आंसर नहीं लिखा, आपने ज्योग्राफिकल टर्म्स लिखी है। ऐसे 10-12 टर्म लिख दिया आपने तो हो गया काम आपका बस। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, मॉनसून, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, टोपोग्राफी, ये सारे वर्ड्स को फिर आंसर को बनाना है उसका जीएस वन का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आओ। डिफरेंस समझ रहे हो ना तुम, कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज को, कि कैसे हमें आंसर जीएस वन का लिखना है। वो ज्योग्राफिकल वर्ड्स है सारे इसके अंदर, और एक मैप बना दिया मैंने उसमें जबरदस्ती। पर हाँ, ठीक है।
पर ठीक है, प्रेजेंटेशन तो आएगी उसमें। था नहीं आंसर, खुद ही बनाया मैंने, कैसे हम इवॉल्व कर सकते हैं। उस उन्हीं में से देख के बना दिया, डॉट डॉट करके दिखा दिया दीज आर द एरियाज, क्योंकि बाकी बच्चे वो भी नहीं बनाएंगे पता है, तो जो बनाएगा उसको एडवांटेज होगी। थर्ड क्वेश्चन, द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज। अब ये क्वेश्चन कई जगह पे आप कंक्लूजन या स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हो कि वाटर हार्वेस्टिंग अल्टीमेट सोल्यूशन है, उस तरीके से। इसलिए पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे प्रोवाइड गुड स्टेटमेंट ऑल्सो। 15 मार्कर्स, 11 मिनट्स, 250 वर्ड स्टार्ट।
और देखो, तो पहले तो आप बेसिक जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर दो ना, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा बताओ। अब मेन बात है सेकंड हाउ। सर माइक लगा लीजिए ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, थैंक यू। तो पहले तो हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। एक डायग्राम अगर बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मेन है सेकंड कंपोनेंट जो एड्रेस करना है, मेन पार्ट ये है, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज का वैसे ही सोचो आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। फिर इसमें भी अगेन दो तीन, अब इसमें पॉइंट्स तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे आगे पहला पॉइंट हमने रखना है प्रायोरिटी वाइज। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कौन से पॉइंट्स पहले लिख रहे हो आप, जनरल के बाद पॉइंट्स पहले कौन से। तो एक पहला पॉइंट मान लो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर या तो न्यू डेवलप करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें मॉडिफिकेशन। ये एक आना चाहिए कीवर्ड। फिर आप टेक्नोलॉजी का यूज करो मॉनिटरिंग के लिए और सब के लिए, ठीक है। थर्ड आप क्या करोगे, पॉलिसी लेवल पे। पॉलिसी लेवल पे आप दिल्ली का एग्जांपल दो कि जहां पे क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट मिल रहा है, दोज बिल्डिंग्स विच हैव वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज। ये तीन तो बेसिक हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी लेवल पे। फिर आप करो बात कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। जब कम्युनिटी एक दूसरे को पुश करती है ना, एनजीओ या म्युनिसिपैलिटी एक साथ मिलके, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, या फिर स्टेक होल्डर सारे ले आओ इसके अंदर, कि कैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर एक साथ आके इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद आप फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे अवेयरनेस एंड एजुकेशन वाला पॉइंट। इसमें आप बेंगलुरु का एग्जांपल दो, कैच एवरी ड्रॉप, ठीक है। तो बेंगलुरु में कैंपेन है कैच एवरी ड्रॉप। बस ये कीवर्ड्स आने चाहिए आपके, ये कैंपेन है, इससे एजुकेशन और अवेयरनेस आपके वहां पे हो रही है। फिर और आपको अगर लिखना है तो आप आर्टिफिशियली भी रिचार्ज कर सकते हो, आर्टिफिशियल रिचार्ज करके, ठीक है, उससे आप इफेक्टिवनेस इसके बढ़ा सकते हो। बाकी एक दो और, मॉनिटरिंग मेंटेनेंस, ये मतलब बेसिक पॉइंट्स आने थे। इन तरीके से आप इफेक्टिवनेस वाटर हार्वेस्टिंग की बढ़ा सकते हो। फिर इस क्वेश्चन में जैसे वाटर के आते हैं, इनमें आप लास्ट में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी लिख दो, कि गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव ले रही है वाटर को लेके। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव 1 2 3 आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जल शक्ति अभियान, नेशनल वाटर मिशन, अटल भूजल योजना, और लास्ट में कंक्लूजन। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव 15 नंबर का है, तो स्कोप मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखने का। और किसी केस स्टडी अगर अच्छी है किसी एरिया की, तो ये आपको पता है, तो वो भी आप लिख देना कि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग से ऐसे इन्होंने किया और इसका ये इम्पैक्ट पड़ा। केस स्टडी लिखने के ये भी तरीके होता है, ये इनपुट दिया, ठीक है, ऐसे इनपुट डाल दो, ये इनपुट हुए थे इसके अंदर और ये आउटपुट निकले इससे। तो ऐसा भी आप केस स्टडी का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इनपुट आउटपुट का डायग्राम। चलो नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ करो। सर जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं तो फुल फॉर्म ही लिखना जरूरी है कि जैसे कोई, जैसे यूएनईपी हो गया तो यूएनईपी लिखने से चलेगा देखो या उसका इसमें फुल। ये होता है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि आप आंसर को कैसे मैनेज कर रहे हो। एक तो ये है कि आपको फुल फॉर्म आ ही नहीं रही है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आप लिख दो शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि आपको आ ही नहीं रही है। फिर तो आप लिख दो, मान लो इक्री सेट है, इक्री सेट की अगर फुल फॉर्म नहीं आ रही तो लिख दो ना, क्या होगा, जो समझना होगा समझ लेगा, नंबर नहीं काटेगा उस चीज के। और अगर आती है तो एक पहली बार फुल फॉर्म लिख दो, अगर दोबारा यूज करो तो शॉर्ट फॉर्म, ये तरीका होता है। लेकिन गौरव अगर याद नहीं है तो अवॉइड मत करो, लिख दो उसको, ठीक है। सर एक ठीक है सर। क्वेश्चन है। आगे समझ क्या करूँ, आगे और। हाँ प्रेरणा कुछ पूछना है। हाँ सर, जैसे ये वाटर हार्वेस्टिंग का जो क्वेश्चन था, इसमें मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जैसे ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसमें जैसे से कोई कुछ एंशियंट ऐसी इंडिया का। प्रैक्टिसेस जो आपको लगता है इसको इफेक्टिव बना देंगी, तो एक पॉइंट डाल दो हिस्टोरिकल लर्निंग्स के नाम से, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिखना है जो उस क्वेश्चन की डिमांड है। यहाँ पे डिमांड ये है कि इफेक्टिवनेस कैसे बनाओगे आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, और कोई भी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस अगर उसको बना रही है तो बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। बस वो डिमांड मिस नहीं होनी चाहिए। चलो ओके सर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, है ना। चलो, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ द मिलियन cities in India, including the smart cities like Hyderabad and Pune, suggest lasting remedial measures. 15 March 11 minute। अर्बन फ्लडिंग पे भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका कवर।
अर्बन फ्लडिंग पे 2-3 बार आ गए क्वेश्चन, तो ये एक बार ये कर लोगे तो अर्बन फ्लडिंग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपके। ये समझ लो आपके पूरे टॉपिक के टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो अब अर्बन फ्लडिंग पूरा कवर हो जाएगा इससे। मैक्सिमम पॉइंट्स लिखो, डिफरेंट एग्जांपल्स लिखो अलग अलग एरियाज के, मैप बनाओ।
और देखो अर्बन फ्लडिंग में पहले तो आप डिफाइन करोगे है ना अर्बन फ्लडिंग के बारे में। फिर वेरियस फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट अर्बन फ्लडिंग, क्या क्या फैक्टर्स है। तो यहाँ पे भी अगेन ज्योग्राफिकल टर्म कैसे डालोगे, तो डालोगे मीटरोलॉजिकल, जो क्लाइमेट से रिलेटेड रेनफॉल एंड ऑल, मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स उसमें बताओ आप। फिर वहाँ पे एग्जांपल डाल दो कहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया यहाँ पे, ठीक है। साइक्लोन के कारण बे ऑफ बंगाल में जो, उसके कारण भी आप सिटीज डालते हैं, भुवनेश्वर डाल दो, इधर कुछ भी डाल दो जो भी आपको लग रहा है साइक्लोन से अफेक्टेड हो सकते हैं, वाइजैक डाल दो, विशाखापट्टनम उधर से। तो ऐसे इनोवेट करना पड़ेगा और वहाँ पे मैप बना के लिख दो साइक्लोनिक कंडीशन और रेनफॉल हो गया, ठीक है। रिटर्न वाले में नॉर्थ ईस्ट मानसून में डाल देना चेन्नई वाला एग्जांपल। तो ऐसे अलग अलग ज्योग्राफिकल टर्म यूज करेंगे। फिर हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक को चाहे एक साथ लिख लो या अलग अलग, मर्जी है। अनप्लैंड हो गया, अर्बनाइजेशन। नीचे मैंने लास्ट में एक और दिया आपको, पुअर आपकी अर्बन प्लानिंग, उसमें गुरुग्राम का एग्जांपल डालो, है ना, कैसे हर बार वहां पे फ्लडिंग हो जाती है। इस तरीके से अलग अलग रीजन और अलग अलग सिटी के एग्जांपल आएंगे। स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम, एनक्रोचमेंट्स हो रही है, श्रिंकेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स, ठीक है। इवन दिल्ली में भी पहले बहुत सारी लेक्स होती थी, अब कितनी कम हो गई है, तो वो स्पॉन्ज वाला काम खत्म हो जाता है। फिर पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उससे ड्रेन्स क्लॉग हो जाती है ना, ये सब। क्लाइमेट चेंज एक एग्जांपल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग। फिर ये पुअर प्लानिंग, इस तरीके से ईआईए, क्योंकि एनक्रोचमेंट्स हो जाती हैं कई जगह पे, हम देखते नहीं वो, मे बी कोई स्ट्रीम का पार्ट हो, वहां पे प्रोजेक्ट बना दिया हमने, फिर फ्लडिंग हो जाएगी उससे, ठीक है। ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। फिर उसके कुछ रेमेडियल मेजर्स कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो स्पॉन्ज सिटी वर्ड अब आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ऐसे ना, ग्रीनरी और स्पॉन्ज सिटी आएगा वर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज पे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। रिटेंशन पॉन्ड्स और रिजर्वायर बनाना है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, जैसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, ऐसे एग्जांपल निकालने हैं आपको इसमें से, मैंने दे रखे हैं सारे, ठीक है। लैंड यूज रेगुलेशन प्रॉपर हो कि कहाँ पे बिल्डिंग बननी चाहिए, कहाँ पे नहीं बननी चाहिए, है ना। यमुना फ्लड प्लेन्स का एग्जांपल आप दे सकते हो, अक्षरधाम टेम्पल और उसके आसपास की सिटीज है वहाँ पे यमुना के आसपास, यमुना फ्लड प्लेन्स का। डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ठीक है। कोलैबोरेटिव अप्रोच और गवर्नमेंट का रोल, ये अगेन बेसिक सारे मेजर है। मेन बात क्या है कि कितने स्ट्रक्चर में कितने ज्योग्राफिकल टर्म्स के साथ आप एग्जांपल दे रहे हो, वही इसका होगा। और एक मैप बनाना था इसमें, अलग अलग सिटीज के पीछे अलग अलग रीजन्स। किसी में मीटरोलॉजिकल डाल देना, किसी में हाइड्रोलॉजिकल डाल देना, किसी में एंथ्रोपोजेनिक डाल देना, किसी में अर्बन पुअर अर्बन प्लानिंग डाल देना, इन्हीं से उठा के एक एक डाल देना, मैप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। What are the environmental implication of reclamation of water bodies into urban land use? Explain with examples. क्वेश्चन को समझना अच्छे से। 10 मार्कर 7 मिनट्स।
क्लास के बाद मॉडल आंसर से कीवर्ड निकाल लिया करो बस, उस टॉपिक के वो कीवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि उस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आना है उस साल, वो सारे कीवर्ड डाल देना उस क्वेश्चन में। चलो भाई टाइम हो। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज? तो पहले आप बेसिक बताओ कि ये रिक्लेमेशन क्या होता है, कैसे हम जो वाटर बॉडीज है उनको रिक्लेम करके डिफरेंट यूज के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए, हैबिटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो पहले आप लैंड रिक्लेमेशन के बारे में थोड़ा बताओगे, है ना। फिर बताओगे इससे फायदा हो जाता है कि लैंड एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो जाता है, बट उसके सर्टेन नेगेटिव इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। तो पहला क्या होगा, लॉस ऑफ नेचुरल ड्रेनेज एंड इंक्रीज फ्लड रिस्क। फिर इसमें आप एग्जांपल दे दो चेन्नई फ्लड्स का। फिर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बेंगलुरु का बताओ कि कैसे इट वाज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, और वहां पे डिप्लीट हो रहा है क्योंकि लेक्स डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है। तो जो आप लिख रहे हो उसको सब्सटेंशिएट करो एग्जाम्पल के साथ। फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि वाटर क्या करता है, मॉडरेटिंग करता है, क्लाइमेट को मॉडरेट करता है ना। तो बताओ दिल्ली में कैसे लेक्स डिस्ट्रॉय होने के कारण आपका टेम्परेचर बढ़ गया है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वेटलैंड लॉस होगा, उसके आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सब लॉस होगा, है ना। यहाँ पे नवी मुंबई का एग्जांपल दिया है, कैसे वहां पे माइग्रेटरी स्पीशीज कम हो गई है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वेटलैंड्स। ये सब वर्ड डालने हैं, वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेशन, है ना। बेंडालुरु लेक का एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कुछ लॉज बताओ जो वेटलैंड आपके कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स है। अगेन देखो, कुछ बच्चे जनरल लिखेंगे, कुछ बच्चे स्पेसिफिक, वही फर्क आ जाएगा बस। तो अब ये आपको रट लो अपना, इंटीग्रेटिंग अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग विद द वाटर सेंसिटिव डिजाइन। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हर जगह हम कहते हैं वाटर में तो कम्युनिटी लगा ही दो। एक वर्ड और क्या नीति आयोग ने दिया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, जन भागीदारी। तो जन भागीदारी वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। फिर अर्बन प्लानिंग मस्ट इंटीग्रेट, फिर ये दो वर्ड आ जाएंगे, ई आई ए सॉरी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, और एनबीएस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। फिर ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी अच्छी कीवर्ड है, ये भी डाल सकते हो, ठीक है। टू बैलेंस द डेवलपमेंट विद द इकोलॉजिकल फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन आज का, साउथ चाइना सी हैज अज्यूम्ड ग्रेट, क्या कह रहे हो,
South China Sea has assumed a great geopolitical significance in the present context. Comment. 12.5 mark, 200 वर्ड्स, 9 मिनट्स करेंगे. जियोपॉलिटिकल वर्ड को ब्रेक करना है आपको, तब ज्यादा डायमेंशन बनेगी इसमें. दो की वर्ड है, साउथ चाइना सी और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस. कि जियोपॉलिटिकल से आप क्या क्या समझते हो, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, वो डायमेंशन बनाओ.
चलो भाई, टाइम ओवर। साउथ चाइना सी कंटेस्टेड रीजन है, डिस्प्यूटेड है, तो अगेन किसी और एंगल से कभी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो हमें कीवर्ड्स कुछ लोकेशन बेसिक पता होना चाहिए। तो पहले साइज साउथ चाइना सी के बारे में बताओ थोड़ा, है ना। एक मैप बनाओ, कौन कौन सी कंट्रीज है, और कुछ जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, टेरिटरी वो है। पर यहाँ पे जो तीन वर्ड हैं जो आने चाहिए थे, वो आएंगे ये की तीन वर्ड। कि यहाँ पे क्यों जियोपॉलिटिकली ये इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन तीन कारण से है ये। एक तो इसकी लोकेशन ऐसी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो ये वर्ड आना स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसके अंदर आप सारा डालोगे, वो इंटरनेशनल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे काफी जा रही है, जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। दूसरा इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है ना, कुछ बायोडाइवर्सिटी वैल्यू है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स काफी है यहाँ पे, तो वो वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू है, कुछ इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और थर्ड है इसकी कंटेस्टेड सोवेरेनिटी। ये थर्ड वर्ड, ठीक है। आप मोस्टली वर्ड लिखेंगे हम, डिस्प्यूटेड बिटवीन कंट्री, वो सब नहीं, कंटेस्टेड सोवेरेनिटी ये वर्ड आना चाहिए। इकोनॉमिक सिग्निफिक वैल्यू और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इन्हीं के बेसिस पे फिर पॉइंट बना दो आप। स्ट्रेटेजिक शिपिंग लेन्स, ठीक है, कितना ट्रेड होता है, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से, ठीक है, कंट्रीज में क्या क्या है, वो आप लिख दोगे। थर्ड पे फिर टेरिटोरियल क्लेम्स, है ना, 9-9 का मेंशन करके। फिर इसमें क्या हो रहा है, बाहर से भी कुछ कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, यूएस का जैसे इन्वॉल्वमेंट है ना। फिर एक क्वाड के बारे में लिखो, ये आप एक्स्ट्रा एंगल डाल रहे हो। इनके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल इंप्लीकेशन, एशियन खुद डरे हुए हैं वो लोग, है ना। इवन दे आर विद चाइना इन सर्टेन कोलैबोरेशंस, डिस्पाइट इकोनॉमिक टाइज विद चाइना रिमेन कंसर्न अबाउट द सोवेरेनिटी एंड फ्रीडम। वर्ड्स बहुत ध्यान से करने, दे आर कंसर्न अबाउट देयर सोवेरेनिटी एंड फ्रीडम। इवन एशिया, फिर यूएस से चाइना राइवलरी मेंशन कर दो आप उसमें। यूएस से फ्रीडम की बात करते हैं ऑफ नेविगेशन, और यहाँ पे चाइना कहेगा कि ये आउटसाइड का इन्फ्रिंजमेंट है, तो ये बढ़ा जाएगा यहाँ पे, है ना। देन लास्ट में क्वाड के बारे में एक मेंशन कर रखा होगा मैंने पॉइंट, क्वाड वाला भी ये कैपिटल में लिख लेना, क्वाड। ऐसे आप इसको कर सकते हो एड्रेस। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट भी हो गया आपका, और ओवरऑल ज्योग्राफिकल एंगल भी हो गया। कई बार अगर ज्योग्राफिकल एंगल कम हो जाते हैं, फिर बाद में आप डाल सकते हो इंटरनेशनल एंगल। पहले स्टार्टिंग में हमने ज्योग्राफिकल एंगल ही बात की थी, उसकी माइग्रे रूट्स के बारे में बात की थी, इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में बात की थी, और थर्ड क्या था, कंटेस्टेड सोवेरेनिटी। फिर आप आ जाओ आईआर के डिफरेंट एंगल, तो ऐसे आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कंप्लीट है ये आपका टेस्ट 6 भी। कल दो टेस्ट करेंगे, टेस्ट 7 और 8, है ना, क्योंकि अब लग रहा है कर सकते हैं थोड़ा और। तो टेस्ट 7 और 8 दोनों पढ़ के आओगे कल आप, कल मैं दोनों टेस्ट एक साथ करवा दूंगा। उनमें से कुछ लगेगा कि तो क्वेश्चन रिपीट है, उसको अवॉइड कर देंगे, बाकी दोनों टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, टेस्ट 7 और 8। ठीक है भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शाबाश, करो ऐसे। ओके।